जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एनटीपीसी 12th लेवल में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, मेंस सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इस पेपर में मैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और एक बात और दोस्तों, इसी मॉडल पेपर से दोस्तों आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी में से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1927 में महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बताएंगे आप लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन हैं जो सब छोड़ेंगे और आप करके आओगे। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां से टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले 3-4 सालों से बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग इसका आंसर। देखो, राष्ट्रकूट वंश तो होगा नहीं, ना ही चालुक्य वंश होगा, ठीक है, ना ही पाल वंश होगा या पाल चोल वंश। इसमें आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने आई होप कि यही आंसर टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मजनू शाह का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? बताइए दोस्तों। नील विद्रोह तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। ठीक है, नील विद्रोह से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ना ही इसका विद्रोह कोल विद्रोह से है, ना ही संथाल विद्रोह से। इसका आंसर आएगा मेरे भाई फकीर सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी को यहां पे लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका मुख्यतः निम्न में से किस रूप में कार्य करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस क्वेश्चंस का इसमें कवर किया जा रहा है इस मॉडल पेपर में। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, एक वित्तीय दिशा निर्देश ये आंसर हो नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, संविधान की एक अनुसूची ये भी आंसर हो नहीं सकता। विधि का परिवर्तनीय भाग ये भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निर्वाचन के लिए एक निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। मात्र आपके पास एग्जाम के 16 दिन बचे हुए मेरे भाई, मात्र और मात्र 16 दिन हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये मॉडल पेपर पूरा देखो, डेली देखो। अंडमान और निकोबार द्वीप द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सब छोड़ते हैं लेकिन आप करोगे एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, 7,567 स्क्वायर किलोमीटर ये आंसर हो नहीं सकता है। इसका आंसर होगा क्या सही? इसका आंसर ये वाला होगा 8249 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झुंझुनू और अलवर जिले किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। सोना देखने को मिलता है क्या? यहाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब्रक यहाँ पर ये भी नहीं है, बॉक्साइड भी नहीं है, तो आंसर आएगा कॉपर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉपर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुगल में मदद ए माश का तात्पर्य क्या है? ये वो क्वेश्चन है जो सब छोड़ेंगे और आप करोगे एग्जाम में। बताइए, क्या ये कृषि ऋण है क्या? नहीं भाई, ये आंसर नहीं है। क्या ये व्यापार कर है? ये भी आंसर नहीं है। ना ही ये सैन्य अनुदान है। ये है विद्वानों को दी जाने वाली कर भूमि मुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 के समय अकबर का सेनापति कौन था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 सालों से काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है रेलवे में। देखो, एक बार पानीपत के तीनों युद्धों के नाम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। मान सिंह तो नहीं थे भाई साहब। ठीक है, तानसेन भी नहीं होंगे, अबुल फजल भी नहीं होंगे, तो आंसर होगा बैरम खान। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दूसरा युद्ध दोस्तों पानीपत का हेमू विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। कांच के प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण डैश के कारण होता है? किसके कारण होता है बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है? नहीं भाई, ये इसके कारण नहीं होगा। ना ही ये अपवर्तन के कारण होगा, ना ही ये परावर्तन के कारण होगा। ये होगा परिक्षेपण के कारण। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। एक वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। उसके ऊपर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा ये आपको बताना है। और ये दोस्तों 100 में से 80% लोग इसको गलत कर देंगे, लेकिन आप गलत मत करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रेलवे में रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। क्या इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और उल्टा बनेगा? नहीं भाई, ये तो नहीं बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा? हाँ, ये बनेगा। यहां से बी ऑप्शन टिक होगा। ना ही ये वास्तविक और सीधा बनेगा, ना ही ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्या देखा, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी लोड करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या सीपीयू होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। रोम ये भी नहीं होगा। ठीक है, रैम होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के सभी कोरों में कुल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन किस सेक्शन के अंतर्गत पाया जाता है? सभी स्टूडेंट बताएं।
क्या ये सेटिंग्स में पाया जाएगा? नहीं भाई, ये उसमें नहीं पाया जाएगा, ना ही तो माहे कंप्यूटर में पाया जाएगा, ना ही रिसाइकल बिन में पाया जाएगा। तो ये किस में पाया जाएगा? ये टास्क मैनेजर में। यहाँ पर आप लोगों को डी ऑप्शन को मेरे भाई लॉक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2025 में प्रकाशित संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी किसने लिखा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का भी इसमें कवर किया जाएगा। मॉडल पेपर में सभी सब्जेक्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए। चलिए बताइए इसका आंसर। चेतन भगत है क्या? बिल्कुल, ये तो आंसर नहीं होगा। क्या विक्रम सेठ? ये भी आंसर नहीं होगा। ना ही झुम्पा लाहिड़ी होगा। आंसर होगा अरुंधति रॉय, ठीक है। क्या आंसर टिक करोगे? अरुंधति रॉय। इनकी एक पुस्तक और ध्यान रखोगे, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चित रहती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। अभी के अभी याद कर लेंगे आप लोग इसे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा देश दिसंबर 2025 में टॉप सीडेड हांगकांग पर 3-0 की प्रभावी जीत के बाद मिश्रित टीम स्क्वैश विश्व चैंपियन के रूप में उभरा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र, क्या ये मिस्र ने कारनामा किया? नहीं भाई, ये कारनामा मिस्र ने नहीं किया। ना ही ये कारनामा इंग्लैंड ने किया, ना ही ये ऑस्ट्रेलिया, ये कारनामा सिर्फ भारत ने किया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। अभी तक दोस्तों रेलवे में ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राजा गोपाल होगा क्या इसका आंसर? बताइए। नहीं भाई, इसका आंसर राजा गोपाल भी नहीं होगा, ना ही राजा महिपाल होंगे, ना ही राजा देवपाल होंगे। इसका आंसर सिर्फ राजा धर्मपाल होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपको यहां से लॉक करना है। अगला प्रश्न, अब आपके सामने अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। देखते हैं कितने परसेंट इसको करते हैं भाई, देखते हैं कितने परसेंट इस क्वेश्चन को करते हैं आप लोग। बड़ा ही शानदार लॉजिक है। ये किसका स्क्वायर है? आपको गुरु ये 11 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या है? 11+1। अगला नंबर क्या है? 11+1 है। तो उसी तरह से ये किसका गुरु स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 5+1। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, शुक्र के वायुमंडल में मौजूद अम्ल कौन सा है? बताएंगे आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों अभी तक 2-3 साल से जो भी एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे रिपीट होंगे दोस्तों और इस वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको H2SO4 टिक कर लेना मेरे भाई। क्या टिक करना है? H2SO4। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने 2001 और 2011 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, अभी तक काफी बार पूछा जा चुका है। क्या राज्य केरल होगा क्या? नहीं भाई, केरल भी नहीं होगा, ना ही इसका आंसर पंजाब होगा, ना ही इसका आंसर गुजरात होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नागालैंड होगा दोस्तों। क्या होगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी को लॉक यहां से कर लेना है। अगला क्वेश्चन, LM सिंघवी के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या माना जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं अगर डीपीएसपी की बात करूं यहीं पर दोस्तों आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, बड़े ध्यान से। डीपीएसपी ये सबसे पहले आयरलैंड के संविधान से लिए पहला पॉइंट, तो ये आपको एग्जामिनर पूछेगा 100%। ये तय है डीपीएसपी से क्वेश्चन आपके आना है एग्जाम में, तो अभी के अभी ये सारे पॉइंट याद कर लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए और ये संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में, ये भी अभी के अभी याद कर लो। अनुच्छेद पूछेगा, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो आपको अनुच्छेद क्या लिखना है? 36 से 51 तक आपको ये आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है। 36 से आपको 51 तक आर्टिकल्स लिख लेने, एग्जाम में पूछेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे बताइए डीपीएसपी को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने कहा था? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आता है मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे, संविधान की जीवनदायी प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था मेरे भाई? बताइए, सभी विद्यार्थी बताएं अगर आपको पता है तो आंसर। देखो इसका पद्मश्री, क्या इनको पद्मश्री मिला था क्या? नहीं, पद्मश्री नहीं मिला था, ना ही पद्म विभूषण मिला था। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार ये तो बिल्कुल भी नहीं मिला, इसका आंसर होगा पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन, भारत ने जिस सैन्य अभ्यास तालिस्मान सैबर 2025 में भाग लिया था उसका नेतृत्व किस देश ने किया था भाई? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या इसका नेतृत्व मेरे भाई रूस ने किया था? भाई रूस ने नहीं किया था, ना ही यूनाइटेड किंगडम ने किया था, ना ही कनाडा ने किया था। किया किसने था? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने किया था इसका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अनुसार निम्न में से किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वो कौन सा देश है? क्या वो स्वीडन है? बिल्कुल, स्वीडन तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही फिनलैंड है, ना ही डेनमार्क है। तो आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से उन स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो टाइम एंड वर्क से डरते हैं मेरे भाई। ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों मैथ में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइम एंड वर्क का शायद ही क्वेश्चन गलत हो इस टाइप का। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा बहुत ही ईजी तरीके से करवाने की। ए किसी कार को 5 दिन में, बी उसी कार को 50 दिन में, बी ने 10 दिनों तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। मेरे भाई सुनना ध्यान से, अगर ए करेगा तो ए के पास क्षमता भी होनी चाहिए, है ना, तो वो हमें क्षमता निकालनी है। पहला अहम कार्य क्या हमारा कि इनकी क्षमताएं निकालना। ए कार को 5 दिन में, वहीं पर 20 कार को 50 दिन में। ओके, रिपोर्ट है गुरुजी, यहां तक तो पूरा समझ में आ गया। तो टोटल नंबर हम वही एज्यूम करेंगे जो इन दोनों नंबर से कट जाए, तो इनका एलसीएम 50 होगा। तो ए की क्षमता 10 आ जाएगी और बी की क्षमता 1 आ जाएगी। यहां तक तो ओके रिपोर्ट है। अब ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन कह रहा है बी ने 10 दिनों तक ही कार्य किया है। भाई 10 दिनों तक एक की क्षमता से काम करेगा तो वो 10 काम कर लेगा। अगर मैं 50 में से 10 काम घटा दूंगा तो मुझे रिमेनिंग वर्क पता चल जाएगा, क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया। अब हमें बी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बचा कौन, ए। तो बचा हुआ काम क्या, 40 है। ये आपका शेष वर्क है, ये आपका रिमेनिंग वर्क है। अब ए की क्षमता भी आपको पता है और टोटल कार्य भी पता है। टोटल कार्य गुरु 40 है और ए की क्षमता गुरु कितनी है, 10 है। तो वो इस काम को 4 दिन में निपटा देगा। यहां से ए ऑप्शन को टिक करना है। बताइए अभी अभी आप बताइए, क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो तुरंत कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीजें समझ में आ रही है तो एक थम्स अप बटन दबा के आप बता सकते हैं कि हाँ चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, रूढ़िवाद विकास अर्थशास्त्र में विकास का अर्थ मुख्य रूप से क्या था, बताइए। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्या ये मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य था, बताइए। ये तो नहीं होगा। ना ही इसमें राष्ट्रीय आय के स्तरों में वृद्धि, ये भी उद्देश्य नहीं था। औद्योगिक उत्पादन का विकास स्तर, ये भी उद्देश्य नहीं था। यही एक उद्देश्य है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना मेरे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में अभी तक ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्या आर्टिकल 38 होगा क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत दूर है, ये तो इसका आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? क्या आर्टिकल 48 का ए? बिल्कुल भी नहीं। 43 का ए? ये भी नहीं। तो आंसर होगा 43 का बी। यहां पर आपको डी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, अब एक और शानदार सा क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही है, एक टॉपिक रीडिंग में आपको 17 से लेकर 67 तक पहुंचना है, 22 से लेकर 87 तक पहुंचना है। तो आप कैसे पहुंच सकते हो? डाटा तो बहुत दूर दूर है, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ करके देखते हैं। डिवाइड होगा नहीं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्यों ना दोस्तों, आप लोग 17 में गुणा 4 कर लो, 17 चौके 68 माइनस 1 कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 67 मिल जाएगा। क्या ये कंडीशन इसमें भी फॉलो हो रही है? ट्राई कर लेते, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना। तो 22 गुणा 4 करो, 22 चौके 88 होता है, 88 में से -1 करोगे तो आपको 87 मिल रहा है। यानी कि ये हमारा लॉजिक काम कर चुका है। क्या ये लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है? देख लेते कौन सा है। देखो 24 चौके 96, 96 में 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 95 आएगा, लेकिन तो यहाँ पे 98, ये आंसर नहीं होगा। 25 चौके 100, 100 में से 1 घटाओगे 99 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 98 दे रखा है। 25 चौके 100, 1 घटाओगे 99 होगा, ये आंसर हो जाएगा भाई। अब आगे चेक करो ही मत, आंसर आ चुका है। भले कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो, बेकार है कोशिश। 24 चौके 96 माइनस 1 95 होना चाहिए, लेकिन 99 दे रखा है। तो सी ऑप्शन यहां से आपको लॉक कर लेना। किसको? सी को टिक करना, सी को। अगला क्वेश्चन, 1741 में हुए किस युद्ध में एक भारतीय शासक ने डचों को पराजित किया था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो क्वेश्चंस रखे जो सब छोड़ेंगे लेकिन आप करके आओगे। ठीक है, क्या प्लासी का युद्ध? नहीं भाई, प्लासी का युद्ध नहीं था। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था ये तो बता दो मुझे। तो आपको डेट याद है ना, पूरी डेट याद रखो भाई, अभी के अभी याद कर लो, रट लो अभी के अभी। 23 जून 1757, ये डेट अभी के अभी याद कर लो। क्या बक्सर का युद्ध होगा? नहीं गुरु, ये भी नहीं होगा। 22 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर 1764 का ये युद्ध भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वही 2 युद्ध थे जिन्होंने अंग्रेजों को अच्छी तरह से भारत में एंट्री करने के लिए कर दिया प्रेरित। ठीक है, क्या ये कर्नाटक का युद्ध होगा? भाई कर्नाटक का युद्ध तो नहीं है, बहुत दूर है ये तो। ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां पर दोस्तों 1741 में कौन सा युद्ध हुआ था? कोलाचेल का युद्ध हुआ था। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप मुझे चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये दोनों युद्ध दोस्तों लगातार हुए थे 1-1 साल के गैप में, और डेट आप मुझे बता दो कब हुए थे। एक बार आप डेट भी बताएंगे और किस किस के मध्य हुए थे। मेरा आपसे यही एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध किस किस वर्ष में हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्यों के लिए
किसे भारतीय नारीवाद की जननी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वो एनी बेसेंट वो हैं जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो हमारा आंसर फिलहाल ये होगा नहीं। क्या रुकमा बाई है? ये भी बिल्कुल आंसर नहीं होगा। क्या सावित्री बाई फुले हैं? दोस्तों ये सावित्री बाई फुले कौन है? भारत की पहली शिक्षिका महिला, ठीक है, ज्योतिबा फुले की पत्नी है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ये आंसर होंगे? क्या बताइए, क्या ये आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे, यही तो आंसर है। सी ऑप्शन टिक करना है। पंडिता रमाबाई नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना और प्रश्न पत्र बनाना, ये सभी क्रियाएं मुख्यतः कंप्यूटर अनुप्रयोग के किस क्षेत्र से संबंधित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या शिक्षा प्रशासन है? बिल्कुल यही आंसर है। व्यापार से विवरण ये नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर आ चुका है, ये सब शिक्षा प्रशासन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, हेडफोन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के हमेशा पूछे जाते हैं रेलवे में, ध्यान रखना। इन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना आप लोगों को। स्टोरेज डिवाइस में आते क्या? ये बिल्कुल भी नहीं आते स्टोरेज डिवाइस में, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या ये इनपुट डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस भी नहीं है। कैलकुलेटर डिवाइस है? ये भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, इन पर आपको फोकस करना है मेरे भाई, ठीक है। देखो कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना इस टॉपिक का। निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु का प्रदूषक नहीं है? ओजोन है क्या? बिल्कुल ओजोन तो है। कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। तो फिलहाल ए ऑप्शन को लॉक कर लेना है। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण सभी सजीवों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्या जनन क्षमता है क्या? नहीं भाई, ये आंसर तो होगा होगा होगा, ये आंसर होगा भाई, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। वाक क्षमता ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 32 का ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक कोशिका की आकृति को बनाए रखने और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देता हूं। रेलवे में अभी तक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या न्यूक्लियस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। गोल्जी उपकरण ये भी नहीं होगा। पर ऑक्सीजोम ये भी नहीं होगा। आंसर होगा कोशिका पंजर। ऑप्शन नंबर सी को यहां से लॉक कर लेना आप लोगों को। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? अब 1 मिनट निकाल के आप सभी से रिक्वेस्ट है, बड़े ध्यान से सुनोगे, यहां से क्वेश्चन तय है आपके एग्जाम में आना। 1 मिनट निकाल लेना मेरे भाई आप लोग, बस, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। गोलमेज सम्मेलन, तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं सारे करवा दूंगा एक ही पेज पर, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। 1930 वाली डेट आपको ध्यान में रखना है। 1930, 1931 और 1932, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन यहीं पर हुए थे। यहां पर दोस्तों फर्स्ट हुआ था, यहां पर दोस्तों सेकंड हुआ था, और इस डेट में हुआ था थर्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, समझ गए अच्छे से, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। और एक और विशिष्ट इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए मेरे भाई। कहां पर हुए? लंदन में हुए मेरे भाई, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनोगे। अब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखना, यहीं पर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। ध्यान से सुनोगे आप लोग, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया। और इसी गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों गांधी इरविन समझौता भी हुआ था दोस्तों। यहीं पर नोट करोगे सारे पॉइंट इंपोर्टेंट। गांधी इरविन समझौता, यहीं पर लिखोगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता है 1931 और 1932 के बीच में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। और इसी में दोस्तों एक पॉइंट और लिखना है, राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसमें हिस्सा लिया था मेरे भाई। ये 3 पॉइंट आपको गोलमेज सम्मेलन 2 में ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 3 पॉइंट आप अभी कभी रट लो, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, यहां पर गांधी जी ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आई कि 1932 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भाग लिया था। आई होप गाइस कि ये चीजें क्लियर है। और एक विचित्र और बात है, इन तीनों ही सम्मेलन में उपस्थित थे जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर साहब। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे मेरे भाई, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आपसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछा जो 1930 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है जिनके माध्यम से हम कवर करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको रट लो अभी के अभी, ठीक है। तो चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अब तो भाई फूक मार के उड़ाना है, इन क्वेश्चन को बता चुका हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था मेरा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बताइए। इरविन ने किया था भाई, इरविन ने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। विंस्टन चर्चिल ये भी नहीं है, ना ही रमसे मैकडोनाल्ड है। तो आंसर होगा जिसने उद्घाटन किया था उसका नाम है किंग जॉर्ज पंचम। याद कर लो, रट लो, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ठीक है, ये बताइए अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी मेरे भाई, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में करी थी भाई, गोवा में बिल्कुल भी नहीं करी थी, ना ही कलकत्ता में करी थी, ना ही मद्रास में। तो ये 1607 या 8 में की बात है, 1607 या 8 की बात है, सूरत में करी थी, 1607 या 8 की बात है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग एकात्मक विशेषता को दर्शाता है, बताइए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये दोहरी राजनीति होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। द्विसदनीय विधायिका ये भी नहीं होगा, शक्ति का विभाजन ये भी नहीं होगा, सिर्फ वित्तीय आपातकाल, मतलब आपातकाल प्रावधान। आपातकाल प्रावधान के जो अनुच्छेद है मेरे भाई वो 352 से स्टार्ट होते हैं, 352 से लेकर 360 आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, 360 आपको ध्यान रखना है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है दोस्तों। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो ये कुछ आपातकाल वाले अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने हैं। तीन संख्याओं का औसत दे रखा 20, यदि दो संख्याएं 11 और 22 हैं तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहला ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो इसे कर सकता है, कमेंट बॉक्स में। देखो उसने आपको औसत दिया है तो आप इसका योग निकाल दो। योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या, तो 3 गुणा 20 कर लो, 3 गुणा 20 करके आप इसका योग निकाल दोगे। अगर दोस्तों आप योग निकाल देते हो, उसमें से 11 और 22 को जोड़ के घटा देते हो तो आपको तीसरी संख्या पता चल जाएगी। तो 11 दूनी 22, 60 में से 22 गए, यानी इकाई अंक 7 आएगा, इकाई अंक 7 इसी में है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना 33 घटा लो, और जिसका भी इकाई अंक 7 है वही हमारे प्रश्न का आंसर है। अगर आप चाहते ना दोस्तों तो इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, इतना पेन और कलम चलाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, बॉयल का नियम, एक बॉयल का नियम है, वो इस किसके बीच में संबंध का वर्णन करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये ऊर्जा और आयतन के बीच में संबंध करता है, नहीं भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं, इसका रिलेशन नहीं है। क्या दोस्तों आपको ये दाब और आयतन के संबंध बताता है, ये भी नहीं है। ये बताता है आयरन और दाब के बीच संबंध का वर्णन करता है, ये आपको टिक करना है मेरे भाई, ना ही आयरन और तापमान होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आवर्त सारणी में निम्न में से किस तत्व को धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, मेरे भाई ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। सल्फर होगा क्या, बिल्कुल सल्फर ही होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, सल्फर ही होगा, ना ही सोडियम होगा, ना ही कैल्शियम और ना ही पोटेशियम। आपको टिक करना है, आपको टिक करना है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, मैं आशा करता हूं चीजें आप लोगों की क्लियर हैं। वर्ष 2025 में शुरू किए गए ब्लू स्काइज 2025 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताएंगे प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट डेज और थीम। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वो टॉपिक कवर कर रहे हैं और ये तय है आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, 100% तय है। बताएंगे आप लोग इसका आंसर। सही आंसर आएगा शहरी वायु प्रदूषण कम करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गैसों में संचारण करने वाली तरंगें निम्न में से कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रगामी तरंगे, ये भी आंसर नहीं है मेरे भाई, तो आंसर क्या होगा ये तो बताओ, बिल्कुल बताएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, ये भी नहीं होगा। अनुदैर्घ्य तरंगे, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सी को लॉक करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध अभिनंदन सरोजा पुरस्कार किस प्रसिद्ध नृत्यांगना के सम्मान में दिया जाता है, मेरे भाई। ये जो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार है दोस्तों, ये आपको एमपी सरकार के द्वारा देखने को मिलता है। ये एमपी सरकार देती है मेरे भाई, किसके द्वारा, एमपी सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें से किसके सम्मान में ये दिया जाता है, ये आपसे पूछा है। सरोजा वैद्यनाथन, ये बिल्कुल सही है, इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अब आपके इंपोर्टेंट डेज और इंपोर्टेंट थीम वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। हर साल दोस्तों 10 जनवरी को, 25 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 25 जनवरी को ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और ये इस साल दोस्तों 2026 का 16वां रहा है, 16वां। ठीक है, तो इसमें आपको इसकी थीम पूछी, क्या इसका स्वच्छ मतदान होगा इसकी थीम, बिल्कुल भी नहीं इसकी होगी थीम। युवा और मतदान, ये भी नहीं होगा। इसकी थीम जो रही है वो मेरा भारत मेरा वोट, ये आपकी टिक कर लेना, थीम इसकी रही है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग फिलहाल। विश्व हिंदी दिवस 2026 जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी युवा और पीढ़ी, ये भी नहीं। हिंदी का वैश्विक प्रसार, ये भी नहीं। हिंदी भाषा और संस्कृति, ये भी नहीं। तो आंसर क्या है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि हमेशा 2 फरवरी को मनाया जाता है 2026 में, इसकी थीम क्या रही है, ये आपसे पूछा। इसका विषय पूछेगा या थीम पूछेगा, एक ही बात है, बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आर्द्रभूमि और जैव विविधता, ये भी नहीं है। आर्द्रभूमि और जल, ये भी नहीं है बिल्कुल। आर्द्रभूमि बहाली, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का महत्व, मतलब विरासत का उत्सव। ठीक है, ये आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर,
भारतीय सेना ने किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष घोषित किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 2025 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 2028? ये भी नहीं होगा। 2027 भी नहीं होगा। तो आंसर बचा है 2026। यही इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र परेड का मुख्य विषय क्या है मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा लो इस पे, तो 5 स्टार लगा लो। आपके हर किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, गारंटेड है। बताइए, पहला ऑप्शन होगा क्या? विकसित भारत? ये भी नहीं होगा। अमृतकाल, भारत का उदय? ये भी नहीं होगा। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास? ये भी नहीं होगा। आंसर होगा वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत। आपको टिक करना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। 1 मार्च 2026 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है? यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसकी थीम क्या है? यह आपसे पूछा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लोगों को प्राथमिकता क्या है? ये इसका आंसर है। बिल्कुल यही परफेक्ट इसका आंसर है। क्या भेदभाव को कहना? ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन को बिल्कुल बिना देखे इसको टिक करना है, क्योंकि यही इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आज की क्लास में मैंने सेशन में 50 क्वेश्चंस रखे हैं। आप लोग मुझे 50 में से बताइए कितना आपने स्कोर किया है मेरे भाई। मैं पूरी उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हुआ होगा अंतिम समय में। तो अगर रिवीजन अच्छा हुआ मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। देखो, थम्स अप करके आप लोग बता दिया करो कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, शेयर भी कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को तुरंत प्रेस करो। जब आप तुरंत प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी। ठीक है, और आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड ज्वाइन होके टेलीग्राम से और रिवीजन में लग जाइए मेरे भाई। मात्र आपके पास 15-16 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। ठीक है, 27 अप्रैल को एसएससी जीडी का एग्जाम है, जिसकी क्लास मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक जय हिंद, जय भारत।